दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में टमाटर की खेती करते हैं और अगर आपका स्प्रे मैनेजमेंट सही है, स्प्रे शेड्यूल अगर आपका सही है और जो वैरायटियां यहां पर मैं आपको बताऊंगा उन वैरायटियों का अगर आपने सिलेक्शन किया है, कहने का मतलब है कि आपकी वैरायटियां काफ़ी शानदार हैं और सही तरीके से अगर आपने टमाटर की खेती की है तो 1 एकड़ में टमाटर की फसल से 400 से लेकर 500 क्विंटल तक उत्पादन आपको मिल सकता है बरसात के दिनों में इसकी खेती करके। क्योंकि टमाटर का जो उत्पादन होता है वो बाकी सब्जियों में से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एक प्लांट से लगभग 15 से लेकर 20 केजी तक उत्पादन लिया जा सकता है अगर आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं। और टमाटर के मंडी भावों की बात करें तो फिलहाल टमाटर के जो मंडी भाव हैं 100 से लेकर 150 रुपए तक चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि ये मंडी भाव काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये तो हम गारंटी नहीं लेते हैं कि इतने ही भाव बने रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर 30-40 या 20-25 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं और 300 से लेकर 400 क्विंटल भी आपका उत्पादन निकल के आ जाता है अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं, तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा टमाटर आपको देकर जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टमाटर की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। टमाटर की फसल में आने वाले कौन कौन से रोग हैं, किस तरह से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि स्प्रे शेड्यूल के बारे में भी बात करेंगे, फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में भी जानकारी दूंगा, कौन से समय पे कौन से खाद उर्वरकों का आपको चयन करना है, लगाने का सही तरीका कौन सा है, और साथ ही टमाटर की टॉप वैरायटियों के बारे में भी यहां पर आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से टमाटर की खेती करके आप अच्छा और तगड़ा मुनाफा और तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं। तो वीडियो को भाई अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आज के इस वीडियो में टमाटर की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां शेयर करेंगे, क्योंकि बारीकी से हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा, शुरू से लेकर और हार्वेस्टिंग तक कौन कौन से स्टेप लेने हैं आपको, तभी आपको टमाटर की फसल से तगड़ा उत्पादन मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे टमाटर की नर्सरी के बारे में। अगर आपकी टमाटर की नर्सरी हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, हर एक प्लांट अगर आपका स्वस्थ होगा, तभी आपको टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा, तभी टमाटर की अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आपकी भाई नर्सरी कमजोर है, नर्सरी वीक हो गई, या फिर अगर आपकी नर्सरी के प्लांट खराब हो गए, या फिर अगर वीक प्लांट का अगर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक तरह से अगर आपने नर्सरी मैनेजमेंट नहीं किया है, तो आपको टमाटर की फसल में ना तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी और ना ही उत्पादन अच्छा मिलेगा और ना ही समय पर उत्पादन मिलेगा। टमाटर का उत्पादन भी आपको काफी देरी से मिलता है अगर आपकी टमाटर की नर्सरी कमजोर है। शुरुआत नर्सरी से करेंगे, क्योंकि आपकी नींव जो है, टमाटर की फसल की नींव जो है वो नर्सरी होती है। नर्सरी अगर आपकी अच्छी है, नर्सरी का मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है, तो उत्पादन भी आपका काफी शानदार होगा। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आप 2 तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। एक तो आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या जो किसान भाई जमीन पे इसकी नर्सरी तैयार करना चाहें तो बेड बनाकर भी आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक प्रो ट्रे में अगर आप नर्सरी तैयार नहीं करना चाहते तो आप बेड बनाकर भी इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन भाई क्यारियां बनाकर पुरानी और परंपरागत तरीके से आपको इसकी नर्सरी तैयार नहीं करनी है, क्योंकि ना ही तो प्लांट का विकास हो पाता है, ना ही जड़ों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, और आपके टमाटर की फसल में अनगिनत फंगस जनित रोग आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि टमाटर की फसल में जल भराव जैसी समस्याएं काफी ज्यादा देखी जाती हैं। और उसके बाद में आपकी टमाटर की फसल में जड़ गलन और कोलर रोड जैसी बीमारियां काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, और उसके बाद में ठीक तरह से आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, और अगर कंट्रोल भी करते हैं तो उसके बाद में आपके काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं, वीक रह जाते हैं, और प्लांटेशन के बाद में आखिर तक, लास्ट तक, जब तक आपको हार्वेस्टिंग मिलती है तब तक वो प्लांट वीक ही रहते हैं। इसके चलते आपका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसलिए आप या तो प्लास्टिक प्रो ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार करें, या फिर आप बेड बनाकर इसकी नर्सरी तैयार करें। तो अगर आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्लास्टिक प्रो ट्रे की, इसी के साथ में वर्मी कंपोस्ट खाद की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी आपको इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल की जो खाद होती है
उसकी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको जो नारियल की खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद जो लेनी है वो 10 और 15 के रेशियो में लेनी है। यानी कि जहां पर 10 केजी आप वर्मी कंपोस्ट खाद ले रहे हैं, वहीं पर 15 केजी आपको जो कोकोपीट यानी नारियल की खाद होती है वो लेनी है। और इन दोनों खादों के साथ में आपको मिश्रण तैयार करते समय एक फंगीसाइड जो है वो जरूर ऐड कर लेना है। इसके लिए आप यूपीएल का जो साफ फंगीसाइड आता है वो ले सकते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब होता है 12 और 63% में। ये फंगीसाइड आपको लेना है। इन दोनों खादों के साथ में फंगीसाइड का मिश्रण तैयार करके दोनों खादों के मिश्रण को प्लास्टिक प्रो ट्रे में भर के और एक एक बीज का आपको इसमें सीड सोविंग करनी है। और उसके बाद में सीड सोविंग कंप्लीट होने के बाद में सभी प्लास्टिक प्रो ट्रे को आपको ऐसे स्थान पे रखना है जहां पे दोपहर की तेज धूप सीधी नहीं आ रही हो, यानी सुबह शाम चाहे धूप लग जाए लेकिन दोपहर को ज्यादा देर तक धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि प्लांट छोटे होने की वजह से और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। और आपको शेड नेट तैयार अगर आप इसके लिए कर रहे हैं तो शेड नेट भी आपको इस तरह से तैयार नहीं करना है कि ना तो उसमें धूप लगे और ना उसमें हवा पास हो रही हो। अगर ऐसा होगा तो आपकी टमाटर की फसल में काफी ज्यादा रोग भी आ सकते हैं, काफी ज्यादा बीमारियां भी आ सकती हैं। लगभग 3-4 घंटे उसमें धूप भी लगनी चाहिए, चाहे वो सुबह लगे चाहे वो शाम को लगे, और हवा बराबर पास होती रहनी चाहिए ताकि बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिले। इस तरीके से तो आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद में जो किसान भाई प्लास्टिक प्रो ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार नहीं करना चाहते, बेड बनाकर अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ये भी अच्छा तरीका है, शानदार तरीका है। इसमें भी अगर आप काफी सही तरीके से अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो इसमें भी आपके जो प्लांट है वो काफी हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे, प्लांटेशन भी आपका काफी अच्छा जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेड तैयार करना है 15 बाई 3 का, जिसकी चौड़ाई मतलब 3 फीट हो और लंबाई 15 फीट तक हो। लंबाई आप कम या ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 3 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 फीट से ज्यादा अगर चौड़ाई बेड की ज्यादा होगी तो आपको अपनी नर्सरी में रख रखाव करते समय, खरपतवार वगैरह निकालते समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चौड़ाई मतलब आप केवल 3 फीट तक ही रखें, लंबाई आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। इस तरह का आपको एक बेड तैयार करना है। बेड की ऊंचाई लगभग बारिश के दिनों में यानी कि जून और जुलाई माह में आप टमाटर की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऊंचाई जो है कम से कम 1 से 1.5 फीट की कम से कम होनी चाहिए, 1 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, इतनी इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और उसके बाद में 2 से 3 प्रात सड़ी हुई गोबर की खाद के आप डालें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं 1 से 2 प्रात। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद डाल रहे हैं तो 3 प्रात मैक्सिमम है, इतनी ही मात्रा में आपको गोबर की खाद डालनी है। और इसी के साथ में 2 से 2.5 केजी आप जो है डीएपी डाल सकते हैं। ये खाद उर्वरक आपको बेड पूरी तरह से तैयार होने के बाद में पूरी तरह से समतल, अगर आपको बेड हो गया है उसके बाद में डालने हैं। बेड को पूरी तरह से समतल कर लेना है, कहीं भी बेड के अंदर या ऊपरी सतह पर झील वगैरह नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से समतल होना चाहिए, ताकि अगर आप जब भी सिंचाई कर रहे हैं तो ज़्यादा देर तक पानी का जो ठहराव है वो आपके बेड पर नहीं होना चाहिए। या फिर बेड को आप दोनों तरफ से ऐसे ढलान नुमा बना लीजिए, ताकि जब भी आप सिंचाई करें या बारिश वगैरह हो तो बेड के ऊपर पानी ज़्यादा देर तक जो है पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का ठहराव कम से कम होगा या नहीं होगा तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और हेल्दी रहेगी। इस तरीके से आपको बेड तैयार करके और ऊपरी सतह पर खाद उर्वरक जो मैंने आपको बताए हैं वो डाल के और हाथ से इन खादों को मिक्स कर देना है। ज्यादा गहराई में ये खाद उर्वरक नहीं जाने चाहिए जो डीएपी वगैरह मैंने आपको बताई है। इसी के साथ में 50 ग्राम रिजेंट जो है आप मिट्टी में मिक्स करके वो भी उस बेड के ऊपर डाल देना है। मिट्टी को भुरकाव विधि से पूरे बेड के अंदर वो मिट्टी आ जानी चाहिए, इस तरीके से वो डाल देना है। और इसी के साथ में जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप ले रहे हैं उसके अंदर कार्बेंडाजिम 50% वाला फंगीसाइड भी आपको जरूर ऐड कर लेना है, जिसकी खुराक आप 20 से 30 ग्राम प्रति बेड के हिसाब से ले सकते हैं। और रिजेंट की जो खुराक है वो 50 ml प्रति बेड के हिसाब से आपको बताई है। इस हिसाब से ये खाद उर्वरक जो फंगीसाइड और जो इंसेक्टिसाइड बताए हैं वो मिक्स करके आप अपने जो है बेड के ऊपर डालें। उसके बाद में झीरियां बनाकर आप बेच डालें। और उसके बाद में दोस्तों झारे की सहायता से आपको हल्की हल्की सिंचाइयां करते रहना है। टमाटर के बीजों का जमाव होने के बाद में यानी कि जर्मिनेशन होने के 3 या 4 दिन बाद में आपको एक फंगीसाइड का स्प्रे भी जरूर निकाल देना है। इस फंगीसाइड में आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम 50%, इसका आपको एक स्प्रे निकाल देना है। ये स्प्रे आपको प्रिवेंटिव में ही निकाल देना है, क्योंकि बरसात के दिनों में फंगस वगैरह के अटैक नर्सरी में एक बार हो जाता है तो लगभग 4-5 घंटे में पूरी नर्सरी आपकी तबाह हो जाती है। इसलिए प्रिवेंटिव में ही आप कार्बेंडाजिम 50% का एक स्प्रे निकालें।
और उसके बाद में जब आपकी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाए तब आपको एक फंगीसाइड का दूसरा स्प्रे निकाल देना है। यहां पर आपको लेना है कासुगाइमासिन 3% और इसी के साथ में लेना है कार्बेंडाजिम 50%। ये दोनों फंगीसाइड एक साथ मिक्स करके आपको इसका स्प्रे निकाल देना है। कार्बेंडाजिम 50% की जो खुराक है वो आपको रखनी है 30 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, और जो कासुगाइमासिन है उसकी खुराक आपको रखनी है 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। ये स्प्रे आपको जब आपकी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाए उस समय पे निकालना है, और उसके बाद में जब आपकी नर्सरी 20 दिन की अवस्था में आ जाए और आपको ऐसा लगे कि 8-10 दिन बाद में आपको प्लांटेशन करना है, तब आपको आखिरी स्प्रे जरूर निकाल देना है। अगर आपकी टमाटर की नर्सरी हेल्दी और स्वस्थ आपको दिख रही है उसके बाद भी ये स्प्रे आपको जरूर निकालना है, ताकि प्लांटेशन के बाद में लगभग 15 से 20 दिन तक आपको किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो इसके लिए जब आपकी टमाटर की फसल 20 दिन की अवस्था के आसपास आ जाए उस समय पे आपको यहां पर जो फंगीसाइड लेना है वो लेना है कार्बेंडाजिम 50% और इसी के साथ में कासुगाइमासिन जो मैंने आपको बताया है वो भी साथ में ऐड कर लेना है, और यहां पर एक इंसेक्टिसाइड जो है वो आपको जरूर इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप एमिडाक्लोप्रिड 17.5% में जो आता है वो लेना है, और इसकी जो खुराक आपको रखनी है वो रखनी है 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। कार्बेंडाजिम की जो खुराक है वो आपको 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है, और कासुगाइमासिन की जो खुराक है वो आपको 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। तीनों फंगीसाइड जो और जो इंसेक्टिसाइड बताए हैं उनका स्प्रे आप एक साथ ही निकाल सकते हैं। ये स्प्रे निकालने के 7 या 8 दिन बाद में आप अपनी नर्सरी का जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपकी नर्सरी में फंगस का अटैक हो जाता है उस समय पे आपको क्या करना है, यानी कि जड़ गलन या कॉलर रोट वगैरह की समस्या आ जाती है, खराब होकर नर्सरी जमीन पे गिरने लगती है, उस अवस्था में आपको क्या करना है। तो वहां पर आप काम में ले सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में आता है, वो फंगीसाइड आप ले सकते हैं। और इसकी जो खुराक है वो 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। अगर बीमारी आ जाती है तभी आपको कॉपर काम में लेना है, अदरवाइज बताए गए फंगीसाइड ही आपको काम में लेने हैं। और इसी के साथ में आपको काम में लेना है कासुगाइमासिन जो कि 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी नर्सरी में जड़ गलन या कॉलर रोट जैसी समस्याएं दिख रही हैं, अगर 1-2 प्लांट में दिखनी शुरू हो गई हैं, तो फटाफट उस प्लांट को तो यानी कि रोग से ग्रसित जो प्लांट है उसको तो क्यारी से बाहर निकालें और तुरंत आप ये स्प्रे निकालें। 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आगे ये जो रोग है आगे नहीं फैलेगा, तुरंत कंट्रोल जो है फंगस का वो इसका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की वजह से हो जाएगा और आपकी नर्सरी फिर से हेल्दी और स्वस्थ हो जाएगी। दोस्तों अब बात करेंगे टमाटर की टॉप 5 उन वैरायटियों के बारे में जिनकी खेती आप बारिश के दिनों में भी कर सकते हैं और गर्मियों में भी इनकी खेती कर सकते हैं। 12 महीने में कभी भी आप टमाटर का इनका जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन टमाटर की खेती करने का सही समय है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको टमाटर की टॉप 5 उन वैरायटियों के बारे में बता देता हूं जो सबसे बेस्ट वैरायटियां हैं। फल की गुणवत्ता भी काफी अच्छी है और उत्पादन भी इन सभी वैरायटियों से आपको काफी शानदार मिल जाएगा। और अगर तारबांस की बंधाई करके अगर आप इनको ऊपर चढ़ाना चाहें तब भी ये काफी अच्छी वैरायटियां हैं। हर वैरायटी के प्लांट की हाइट जो है 5 से 6 फीट तक आराम से चली जाएगी। तो अगर आप तारबांस बंधाई के द्वारा इनकी खेती करना चाहें तब भी ये वैरायटियां काफ़ी अच्छी हैं और मार्केट वैल्यू इन सभी वैरायटियों की काफ़ी शानदार मिलेगी। तो नंबर 5 पर है सिजेंटा कंपनी की हिमशिखर वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। जो 5 वैरायटियां मैं आपको बता रहा हूं, इन 5 वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उस वैरायटी को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको एक ऐसी वैरायटी के बारे में भी बताऊंगा, अगर आपको वो वैरायटी मिल जाती है तो वो वैरायटी सबसे अच्छी है उत्पादन के मामले में भी और फल की गुणवत्ता के मामले में भी। तो आप या तो सिजेंटा की हिमशिखर जो वैरायटी आती है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और नंबर 4 पर आप सिजेंटा की ही हिमसोना वैरायटी आती है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। फल की वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, इस वजह से मार्केट वैल्यू भी आपको इसकी अच्छी मिल जाएगी। इन दोनों वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 3 पर क्लाउज की ऋषिका वैरायटी है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। ये अंडाकार जो वैरायटी आती है वो वैरायटी है और इसके फल का जो वजन है वो 90 से लेकर 100 ग्राम तक
इसके फल का आपको वजन मिल जाएगा और प्लांट की हाइट भी काफ़ी अच्छी है। बीमारियों से लड़ने के लिए काफ़ी सहनशील वैरायटी है। लीफ कर्ल वायरस के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। 70 से 75 दिन में ये वैरायटी भी आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। नंबर 2 पर है सेमिनस की अंसल वैरायटी। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। इसका फल भी अंडाकार आकृति में आएगा और फल का जो वजन है इसका भी 90 से लेकर 100 ग्राम तक आपको मिल जाएगा। परिवहन के मामले में काफ़ी अच्छी वैरायटी है। लंबी दूरी तक अगर आपको परिवहन करना है तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फल की मार्केट वैल्यू काफ़ी शानदार मिलेगी और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। अब नंबर 1 पर जो वैरायटी है वो आपको थोड़ी सी देसी टाइप ज़रूर मिलेगी, लेकिन उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा आगे है ये वैरायटी और फल की वैल्यू भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। थोड़ा सा इसमें जो है देसी का टच ज़रूर आता है, बाकी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की अभिलाष वैरायटी जो है काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। नंबर 1 पर मैंने इसीलिए रखा है, अगर आपकी मंडियों में इस तरह के फल की मार्केट वैल्यू अच्छी है, डिमांड अगर अच्छी रहती है, क्योंकि देसी टाइप आता है, ये गोल टमाटर जो होता है वो देसी टाइप का जो टमाटर होता है वैसा आपको इसका फल मिलेगा। फल का वजन इसका भी आपको 90 से लेकर 100 ग्राम तक मिल जाएगा। हार्वेस्टिंग आपको जो है इसकी जो है थोड़ी सी लेट मिलती है, 75 से 80 दिन तक पहली हार्वेस्टिंग में इसमें समय लग जाता है, लेकिन उत्पादन के मामले में काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई जो टमाटर की अगेती खेती करते हैं, ज़्यादातर किसान भाई इसी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, तो आप भी इस वैरायटी का सिलेक्शन करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों टमाटर की फसल के लिए उपयुक्त भूमि और क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि जलवायु किस तरह का होना चाहिए, ज़मीन आपकी किस तरह की होनी चाहिए अच्छा उत्पादन लेने के लिए। देखिए टमाटर की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जो होती है वो काली दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और रेतीली दोमट मिट्टी टमाटर की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। बाकी टमाटर की खेती जो है हल्की भूमि में भी आराम से की जा सकती है, यानी कि हल्की भूमि में भी टमाटर की खेती आप कर सकते हैं, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसकी पीएच मान जो है 6.5 से लेकर और 7.5 के बीच में होना चाहिए। ऐसी भूमि का आपको चुनाव करना चाहिए। उचित जल निकास वाली भूमि का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जल भराव जैसी समस्याएं भूमि में नहीं होनी चाहिए। इस तरह की भूमि का आपको चुनाव करना है। बात करें अगर क्लाइमेट कंडीशन की और उचित तापमान की, तो मिनिमम जो टेम्परेचर है टमाटर की फसल के लिए वो 15 डिग्री से कम नहीं होने चाहिए और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 38-39 डिग्री के आसपास रहने चाहिए। 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चले जाते हैं तो वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ में भी कमी देखने को मिलेगी और फल और फ्रूटिंग में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है अगर 38-39 से टेम्परेचर ऊपर चले जाते हैं तो इसका जो उचित तापमान है वो 15 डिग्री से लेकर और 37-38-39 डिग्री के आसपास होगा, तो आपको टमाटर की फसल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छी फल फ्रूट देखने को मिलेगी और उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों टमाटर की खेती का उचित समय कौन सा है, यानी कि कौन से समय पे आपको टमाटर का प्लांटेशन करना चाहिए। तो देखिए वैसे तो आप टमाटर की खेती 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टमाटर का प्लांटेशन ऐसे समय पे कर रहे हैं जिस समय पर टेम्परेचर 37-38 डिग्री से ऊपर है या 37-38 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, उस समय पर अगर आप इसका प्लांटेशन करेंगे तो ज़्यादा तेज़ गर्मी में इसके प्लांटेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर के समय अगर इसको हम प्लांटेशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से इसके प्लांटेशन का जो सही समय है वो है फरवरी का आखिरी सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी कि फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। बाकी अगर क्लाइमेट ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, तो आप मार्च माह में भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन मार्च के मुकाबले अगर आप फरवरी में इसका प्लांटेशन करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, उसके रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर मार्च माह के आखिरी सप्ताह तक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मार्च के मध्य तक ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से ज़्यादा टेम्परेचर में इसका प्लांटेशन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और उसके बाद में
जुलाई माह से लेकर और अगस्त माह इसकी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यानी कि जुलाई में भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और उसके बाद में अगस्त माह तक कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। जुलाई के मुकाबले अगस्त माह इसके प्लांटेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो जुलाई और अगस्त माह में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में दीपावली के आसपास यानी कि सर्दियों के लिए या गर्मियों के लिए आप इसकी खेती कर रहे हैं तो अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर माह में कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन उस समय अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो आपको क्रॉप कवर का सहारा लेना पड़ेगा। क्रॉप कवर से आपको उनको कवर रखना पड़ेगा, भी आपको मार्च तक इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू होता है। जमीन की तैयारियां आपको किस तरह से करनी है, तो देखिए सबसे पहले जहां पे आप टमाटर की खेती कर रहे हो उसमें गर्मियों के दिनों में एक गहरी जुताई करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए आप गहरी जुताई करने वाले हलों का चुनाव कर सकते हैं, या तो आप मोर प्लाऊ से गहरी जुताई करवा सकते हैं, तोता हल से भी आप गहरी जुताई करवा सकते हैं, या फिर आप कल्टीवेटर से गहरी जुताई करवा के और खेत को छोड़ देना होता है खाली। और उसके बाद में प्लांटेशन से लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको फिर से जो है एक मिट्टी पलटने वाले हल से फिर से जुताई करवा देनी है। इसके लिए आप हेरो या कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में जब आपका प्लांटेशन करना हो आपको उससे 5-6 दिन पहले आपको 2 से 3 जुताइयां मिट्टी पलटने वाले हल से और मिट्टी को भुरभुरा करने वाले हलों से 2 से 3 जुताई और कर देनी होती है। जितना ज्यादा अच्छी तरीके से आप जमीन की तैयारियां करेंगे, जमीन में लगने वाले रोग आपको कम से कम देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप आखिरी जुताई जो है कल्टीवेटर, रोटावेटर या फिर हेरो से एक जुताई आप जरूर करवाएं। प्लांटेशन के समय होने वाली 2 से 3 जुताइयों में सबसे पहली जुताई से पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में जरूर डाल देनी है। इसकी मात्रा आपको 6 से 7 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, एकदम अच्छी तरह से कंपोस्ट हुआ गोबर ही आपको डालना है। सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद में आपको 2 जुताई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है और दोनों जुताई आपको आड़ी तिरछी करनी है। एक जुताई जैसे मैंने आपको बताया आप कल्टीवेटर से कर सकते हैं और दूसरी जुताई आप जो है हेरो से कर सकते हैं या फिर आप रोटावेटर से भी कर सकते हैं। रोटावेटर से एक जुताई आपको जरूर कर लेनी है, जिससे आपका जो खेत है वो समतल हो जाएगा, मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाएगी। और उसके बाद में आखिरी जुताई से पहले आपको रासायनिक खाद उर्वरकों के जो बेसल डोज होते हैं वो डालने होते हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में 50 से 60 केजी आपको यहां पर डीएपी लेनी है, 30 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है, 25 केजी आपको यहां पर यूरिया काम में लेनी है और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में आपको एक फंगीसाइड जो होता है कार्बनडाजिम 50% ये आपको अवश्य मिक्स कर लेना है। और अगर आपके खेत में सफेद लट या फिर व्हाइट ग्रब जैसे कीड़ों की का प्रकोप आपको ज्यादा देखने को मिलता है, या अगर आपके खेत में इन जैसी बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है, तो आप इसके लिए 4 से 5 केजी जो रिजेंट आता है लिक्विड फॉर्म में उसको मिट्टी में मिक्स करके थोड़ा सा, उसके बाद में इन्हीं खाद उर्वरकों में अच्छी तरह से मिक्स करके फंगीसाइड और जो रिजेंट बताया है इन सभी खादों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आखिरी जुताई से पहले पूरे खेत में इन खाद उर्वरकों को बिखेर देना है, या फिर आप ये खाद उर्वरक बेड बनाते समय आप बेड के अंदर भी डाल सकते हैं। और बेड तैयार करते समय आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि बारिश के दिनों में अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपके बेड की जो साइज है वो काफी अच्छी होना आवश्यक होता है, क्योंकि बारिश के दिनों में अगर आपके बेड की साइज अच्छी नहीं होगी, जब बारिश वगैरह ज्यादा होती है, जल भराव अगर आपके खेत में हो भी जाता है तो बारिश का पानी प्लांट तक ना पहुंचे या प्लांट को टच ना कर पाए या प्लांट तक ज्यादा नमी नहीं पहुंच पाए, इस वजह से बेड की जो साइज है वो आपको काफी हाइट में लेनी है, यानी 1 से 1.5 फीट तक ऊंचाई में आपको बेड बनाना है। और जो बेड की चौड़ाई है वो आपको लगभग 3 फीट तक रख लेनी है। और जो बेड से बेड की जो दूरी है वो 4.5 से लेकर 5 फीट तक रख लेनी है, यानी कि बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको 4.5 से 5 फीट की रखनी है और बेड की जो चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है। लेकिन बेड की जो ऊंचाई है उस पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। बारिश के दिनों में अगर आप खेती कर रहे हैं तो बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट तक आपको अवश्य रखनी है। तो अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक मल्च आपको कितने माइक्रोन की लेनी है और किस तरह से आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको बेड से बेड की जो दूरी है वो 4 से 5 फीट बताई है और जो बेड की चौड़ाई बताई थी वो आपको लगभग 3 फीट बताई थी। तो इसके लिए आपको 1 मीटर चौड़ाई वाली प्लास्टिक मल्च जो कि 25 माइक्रोन में आती है, अच्छी क्वालिटी की और अच्छी कंपनी की, जिसमें माइक्रोन की चोरी ना होती हो। काफी जो नए किसान हैं
जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, जो पहली बार टमाटर लगाना चाहते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोकल प्लास्टिक मल्च लेंगे या रजिस्टर्ड दुकान से नहीं लेंगे, पक्के बिल के साथ अगर आप प्लास्टिक मल्च नहीं लेंगे, तो वहां पर प्लास्टिक मल्च में जो माइक्रोन होते हैं उनकी चोरी सबसे ज्यादा देखी जाती है। यानी कि आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक बता के बेचा जाएगा, पैसे आपसे 25 माइक्रोन के लिए जाएंगे, लेकिन आपके हाथ में थमा दी जाएगी 15-16 माइक्रोन की, या फिर मैक्सिमम 20 माइक्रोन तक आपको मिल जाएगी, जो कि काफी कम समय में वो खराब हो जाएगी, या आपकी महीने 20 दिन में ही वो प्लास्टिक मल्च जो है वो फट जाती है, खराब हो जाती है, अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो रजिस्टर्ड कंपनी की रजिस्टर्ड दुकान से पक्के बिल के साथ 25 माइक्रोन की आपको प्लास्टिक मल्च लेनी है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 मीटर तक हो, वो आपको प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है। और जो बेड की साइज मैंने आपको 3 फीट इसलिए बताई थी ताकि आप जिगजैग प्लांट लगाने हैं आपको, यानी कि जिगजैग होल में, जो प्री होल में प्लास्टिक मल्च आती है वो प्लास्टिक मल्च आपको खरीदनी है। अदरवाइज अगर आपको वो प्लास्टिक मल्च नहीं मिलती है, प्री होल में अगर नहीं मिलती है, तो आप खुद जो है होल निकाल लें उसमें, लेकिन होल आपको जो है जिगजैग निकालने हैं, यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन की लाइन आपने डाली है उसके दोनों तरफ आपको तिरछे होल निकालने हैं। जिससे क्या होगा, चौड़ाई अगर आपके बेड की अच्छी होगी तो प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो जाता है। प्लांट से प्लांट की दूरी 1-1 फीट तक आराम से रह जाती है। 1-1 फीट अगर आप जिगजैग होल निकालेंगे लाइन के दोनों तरफ, तो आपके प्लांट की संख्या काफी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद में बीच में हमने स्पेस जो है वो 4.5 से 5 फीट का इसलिए रखा है ताकि प्लांट को फैलने के लिए भी काफी अच्छा स्पेस मिलता रहे। इस तरह से आप प्लास्टिक मल्च बिछाएं और जिगजैग होल निकाल के 1-1 फीट की दूरी पे जिगजैग प्लांटेशन आपको करना है। और उसके बाद में आपको टमाटर का प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन की दोस्तों यहां पे अगर बात करें, क्योंकि काफी किसान भाई जो नए होते हैं प्लांटेशन में सबसे ज्यादा अपनी नर्सरी जो होती है उसका नुकसान कर लेते हैं या प्लांट्स का नुकसान कर लेते हैं। टमाटर मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर ज्यादा टेम्परेचर होते हैं, धूप वगैरह ज्यादा होती है, ऐसे समय में अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो आपके काफी ज्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं अथवा मर जाते हैं या काफी वीक रह जाते हैं, अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते हैं। इस वजह से आप जब भी टमाटर का प्लांटेशन करें शाम के समय करें, शाम को 5 बजे बाद करें। और विशेष तौर से ध्यान ये रखें, जब भी प्लांटेशन करें, प्लांटेशन के तुरंत बाद जो है ड्रेंचिंग विधि से उसकी सिंचाई करें। ऐसा नहीं कि ड्रिप इरिगेशन से पहली सिंचाई आप कर रहे हैं और 3-4 घंटे बाद कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके काफी ज्यादा प्लांट खराब हो सकते हैं। शाम के समय प्लांटेशन करके तुरंत प्रभाव से उसकी सिंचाई करें ड्रेंचिंग विधि से। इस तरह से आपको प्लांटेशन करना है। अब बात कर लेते हैं प्लांटेशन के बाद में पहली ड्रेंचिंग की। टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें ड्रेंचिंग जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होती है, और बारिश के दिनों में तो ये ड्रेंचिंग जो होती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जैसे ही आपका प्लांटेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में 3 से 4 दिन के भीतर आपको पहला ड्रेंचिंग लेना है। और पहले ड्रेंचिंग में आपको लेना है कार्बेंडाजिम 50%, फंगीसाइड जो आता है वो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें और 200 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करें। और उसके बाद में हर प्लांट को जो है 100-100 ग्राम जो है हर प्लांट को ड्रेंचिंग विधि से ये घोल पिलाएं। उसके बाद में फंगस जैसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्लांट में जो है बारिश के दिनों में ये समस्याएं सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। तो पहला ड्रेंचिंग आपको ये करना है। उसके बाद में जैसे ही आपके प्लांट में व्हाइट रूट्स चलनी शुरू हो जाए, प्लांट सीधा खड़ा होना शुरू हो जाए, यानी कि प्लांट के स्टेम में जैसे ही हार्डनेस आनी शुरू हो, उसी समय पे आपको दूसरी ड्रेंचिंग करनी है। और इस ड्रेंचिंग में आपको लेना है NPK 19-19 और इसके साथ में आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। ये भी आपको जो है 200 लीटर पानी का घोल तैयार करना है, जिसके अंदर आपको 1 kg यहाँ पे NPK 19-19 लेना है और 400 ग्राम आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। इन सभी का जो है अच्छी तरह से घोल तैयार करके फिर से आपको दूसरी ड्रेंचिंग करनी है। मतलब 100-100 ग्राम घोल आप हर प्लांट को पिलाएंगे तो आपके टमाटर की फसल में व्हाइट रूट्स जो है वो काफी अच्छे तरीके से और अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी, जड़ों का विकास काफी अच्छे से होना शुरू हो जाएगा और प्लांट में भी आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये दूसरी ड्रेंचिंग करने के बाद में बात करते हैं तीसरी ड्रेंचिंग की, यानी कि प्लांटेशन के बाद में 15 दिन की अवस्था में अगर आपका प्लांट आ जाता है उस समय पे आपको दूसरी ड्रेंचिंग लेनी है। और दूसरी ड्रेंचिंग में आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो फंगीसाइड आता है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये फंगीसाइड आपको लेना है। और उसके बाद में 2 kg NPK 19-19 आपको लेनी है। इन दोनों को आपको 200 लीटर पानी के अंदर घोल तैयार करके फिर से आपको यहाँ पर तीसरी ड्रेंचिंग करनी है। और इस तीसरी ड्रेंचिंग में ये खाद उर्वरक और ये फंगीसाइड सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इस समय पे ये खाद उर्वरक देने के बाद में आपके प्लांट में अच्छी खासी ग्रोथ बननी शुरू हो जाएगी। और अगर कहीं कुछ प्लांट में या आपकी जमीन में फंगस जैसी समस्या
प्लांट को लगनी शुरू होगी वो भी इस फंगीसाइड की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपका प्लांट काफी हेल्दी और स्वस्थ होने लगेगा और बढ़वार जो है प्लांट की वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी ये जो है ड्रेंचिंग करने के बाद में। इसके बाद में अगर बात करें चौथी खुराक की, चौथी खुराक में आपको यहां पर एक स्प्रे में बता रहा हूं, ये स्प्रे आप कर देना, उसके बाद में काफी अच्छी ग्रोथ आपको अपनी टमाटर की फसल में देखने को मिलेगी। इसके लिए आप ले सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज के जो बायोवीटा आती है जो कि समुद्री शैवाल के अर्क से बनी होती है। इससे आपकी टमाटर की फसल की ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी, जड़ों का विकास भी काफी अच्छे तरीके से होगा। इसकी जो खुराक रखनी है बायोवीटा की वो आपको रखनी है 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसका स्प्रे निकालना है, ड्रेंचिंग नहीं करनी है, ये स्प्रे आपको निकाल देना है। उसके बाद में आपको अगला फर्टिगेशन लेना है, यानी कि अब जो आप खाद देंगे वो आपको ड्रेंचिंग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से खाद दे सकते हैं। जब आपकी टमाटर की फसल फ्लोरिंग अवस्था में आने वाली हो उससे 10-15 दिन पहले, यानी कि जब आपका प्लांट 30 दिन के आसपास हो जाए तब आपको इसमें अगला फर्टिगेशन लेना है। और अगली फर्टिगेशन में आपको लेना है एनपीके 1261-0 जिसमें 12% नाइट्रोजन होता है और 61% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, जिसकी वजह से इस अवस्था में आपके टमाटर की जड़ों का विकास भी काफी अच्छे से होगा और फल फूल भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। ये फर्टिगेशन आपको लेना है। जब आपकी फसल में फूल बनने शुरू हो जाते हैं उसके बाद में आपको अगला फर्टिगेशन लेना है। अगले फर्टिगेशन में आपको लेना है कैल्शियम और बोरोन, ये आपको जरूर लेना है क्योंकि टमाटर की फसल में बोरोन की कमी होने की वजह से या जो कैल्शियम वगैरह है इनकी कमी होने की वजह से आपके फल और फूल ड्रॉप होने लगते हैं या आपके फूलों की साइज खराब होने लगती है और कई बार तो बोरोन की कमी होने से आपके फल जो होते हैं वो काफी क्रैकिंग होना भी उनमें शुरू हो जाता है, फल फटने जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। तो ये फर्टिगेशन आपको अवश्य लेना है। जब आपके टमाटर की फसल में फल बनने शुरू हो जाते हैं उस समय पे आप कैल्शियम और बोरोन ले सकते हैं। कैल्शियम की मात्रा आपको रखनी है 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरोन की जो मात्रा रखनी है वो रखनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों का आप एक साथ ही फर्टिगेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे किसी भी फसल में अगर आप कैल्शियम खाद दे रहे हैं तो इसके साथ में किसी भी कीटनाशक अथवा किसी भी जो आपके जो घुलनशील अन्य खाद होती हैं जो एनपीके खाद वगैरह होती हैं उनको इनके साथ में कभी भी ऐड नहीं करना है। कैल्शियम के साथ में आप कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह जरूर ले सकते हैं, जैसे बोरान वगैरह आप ले सकते हैं। अदरवाइज कोई और खाद उर्वरक जो होते हैं घुलनशील खाद उर्वरक और किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड आपको इसके साथ में लेना नहीं है। यह फर्टिगेशन आपको जरूर कर देना है फ्रूटिंग की अवस्था में। उसके बाद में दोस्तों हर 10-15 दिन के अंतराल से आपको फर्टिगेशन लेके चलने हैं। जैसे उसके बाद में अगला फर्टिगेशन आपको लेना है एनपीके 05234 का। इसकी जो खुराक है वो आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और उसके बाद में अगला जो फर्टिगेशन है वो वहां पे आप ले सकते हैं एनपीके 13045। इसकी भी जो खुराक है वो आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ही रखनी है। और उसके बाद में आखिरी फर्टिगेशन में आप ले सकते हैं एनपीके 0050। ये तो आपको फर्टिगेशन करने हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, जितने भी फर्टिगेशन टमाटर की फसल में होते हैं वो आपको सारे ले लेने हैं। साथ में बीच बीच में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व जो होते हैं वो प्रोवाइड अपने प्लांट को करवाते रहना है। दोस्तों अब बात करते हैं टमाटर की फसल में लगने वाले मुख्य रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। तो देखिए टमाटर की फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी होता है, हरी सुंडी का अटैक भी देखा जाता है और उसके बाद में टमाटर की फसल में सबसे खतरनाक जो रोग होता है वो होता है अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, यानी कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। टमाटर की फसल के सबसे खतरनाक जो रोग होते हैं वो यही होते हैं, यानी कि जो झुलसा रोग होता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगेती झुलसा के बारे में। अगेती झुलसा में क्या होता है, पत्तियों के ऊपर शुरुआती अवस्थाओं में ब्लैक कलर के छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में ये धब्बे जो होते हैं बड़े होकर छल्ले नुमा आकार ले लेते हैं और उसके बाद में पूरी पत्तियां जो होती हैं काली पड़ के और झड़नी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद में ये जो रोग होता है पूरे प्लांट में फैल जाता है, यानी कि टहनियों में भी फैल जाता है और आपके फल में भी आ जाता है। फल पे ब्लैक कलर के धसे हुए धब्बे हो जाते हैं, सूखे होते हैं, मतलब देखने में ऐसा लगता है यानी कि टमाटर के ऊपर काले रंग का धसा हुआ ऐसे मतलब घाव सा हो जाता है, लेकिन वहां से टमाटर आपका जो है पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। और उसके बाद में इस बीमारी की वजह से आपका पूरा प्लांट ग्रसित हो जाता है, यानी कि उसके बाद में ये रोग आपके टमाटर के प्लांट के हर भाग को पूरी तरह से ग्रसित कर देता है और उसके बाद में पूरी फसल आपकी चौपट हो जाती है। इस तरह से आपका जो अगेता झुलसा है उसका अटैक होता है।
इसकी रोकथाम के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में बात करें अगर पछेते झुलसा की, पछेता झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट का अटैक जब आपकी फसल में होता है तो पत्तियों पर सबसे पहले भूरे या पीले कलर के हल्के हल्के छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में यही धब्बे जो होते हैं वो काले रंग के हो जाते हैं और उसके बाद में ये बीमारी भी आपके पूरे प्लांट में आ जाती है। उसके बाद में पूरी फसल आपकी इस बीमारी की वजह से भी पूरी तरह से चौपट हो जाती है। कहने का मतलब है टमाटर की फसल का सबसे खतरनाक जो रोग होता है वो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ही होता है। इसकी वजह से आपका काफी ज्यादा उत्पादन ही नहीं, पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिवेंटिव से ही आपको स्प्रे लेके चलना पड़ेगा। फंगीसाइड पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जब आपकी टमाटर की फसल जो है 20 से 25 दिन की अवस्था में आ जाए, पहला स्प्रे आपको लेना है मैनकोजेब 75% में आता है, उसका आपको स्प्रे लेना है। साथ में इंसेक्टिसाइड जो है वो मतलब रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनका अटैक इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, अगर होता है तो वो कंट्रोल भी हो जाता है। इंसेक्टिसाइड के बारे में हम आगे बात कर लेंगे। तो फंगीसाइड में सबसे पहले आपको मैनकोजेब 75% लेना है और उसके बाद में अगले स्प्रे में आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो फंगीसाइड आते हैं वो काम में लेने हैं। टमाटर की फसल में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इस वजह से आपको यहां पर जो है हैवी फंगीसाइड लेने पड़ेंगे, तभी आपकी फसल में इन बीमारियों का अच्छी तरह से कंट्रोल हो पाएगा। इसके लिए आप जो फंगीसाइड आता है सबसे पहले तो आप पावर ग्रो कंपनी का रोजटाम फंगीसाइड आता है, वो फंगीसाइड आप ले लीजिए पहले स्प्रे में, यानी कि जिसके अंदर टेबुकोनाजोल और एजेक्स्ट्रोबिन होता है, ये फंगीसाइड ले लीजिए। उसके बाद में बायर का नेटिवो फंगीसाइड आता है, उसके भी 1-2 स्प्रे आपको निकालते रहना है। और उसके बाद में कस्टोडिया जो फंगीसाइड आता है जिसके अंदर एजेक्स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल होता है, ये फंगीसाइड भी आपको जरूर ले लेना है। दोस्तों अगर काफी बड़े एरिया में अगर आपने टमाटर की फसल लगा रखी है और अगर आप उससे अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो ये तीनों फंगीसाइड आपको जरूर खरीद लेने हैं और इन तीनों फंगीसाइड का बदल बदल के आपको समय समय पे इस्तेमाल कर लेना है, ताकि आपकी फसल में किसी भी तरह की बीमारी का अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन तीनों फंगीसाइड में से अगर बीमारी आपके प्लांट में आ भी जाती है इस तरह की, यानी कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का प्रकोप अगर हो भी जाता है, तब भी ये जो फंगीसाइड आते हैं अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसा प्लांट देखें जिसमें ब्लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, अगर 1-2 प्लांट में आपको शुरुआत में देखने को मिले तो तुरंत स्प्रे निकालें। उससे पहले उस प्लांट को अपने प्लॉट से तुरंत प्रभाव से हटा दें, यानी कि बाहर निकाल के नष्ट कर दें। इस तरह से अभी आप जो है इन बीमारियों का अच्छी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये फंगीसाइड आपको जरूर इस्तेमाल कर लेना समय समय पे। बात करें अगर इंसेक्टिसाइड की, तो इंसेक्टिसाइड में आप शुरुआती अवस्थाओं में आप जो है एमिडाक्लोप्रिड 17.5% ले सकते हैं। दोस्तों हर 15 दिन के अंतराल से आप इन फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको निकालते रहना है। तो पहले स्प्रे में आप एमिडाक्लोप्रिड 17.5% ले सकते हैं, अगले स्प्रे में आप थाइमाथोक्सम 25% ले सकते हैं जो कि WG फॉर्म में आपको मिलेगा। उसके बाद में आप जो है एमिडाक्लोप्रिड 70% ले सकते हैं। उसके बाद में सिजेंटा की आप जो अलिका इंसेक्टिसाइड आता है, इसके अंदर थाइमाथोक्सम और लैम्डा साइक्लोथ्रीन होता है, ये इंसेक्टिसाइड आप काम में ले सकते हैं। और उसके बाद में आप एमामेक्टिन बेंजोइट भी आपको 1-2 स्प्रे उसके भी निकाल देने हैं, क्योंकि सुंडी वगैरह की प्रॉब्लम भी आपकी फसल में देखी जा सकती है। इस तरह से बदल बदल कर आपको ये इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड निकालते रहेंगे तो आपकी टमाटर की फसल काफी हेल्दी और काफी स्वस्थ रहेगी, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों अगर टमाटर की खेती आप बारिश के दिनों में कर रहे हैं तो प्लांट को जमीन पर रखने की बजाय अगर आप प्लांट को तारबास की सहायता से ऊपर चढ़ाएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ज़मीन पे अगर आप प्लांट को रखेंगे उसके मुकाबले आपका उत्पादन 1.5 गुना तक इससे बढ़ जाता है, क्योंकि प्लांट काफ़ी हाइट पे चला जाता है। हवा और प्रकाश भी अच्छे तरीके से लगने की वजह से फल और फूल भी काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं और उसके बाद में उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलती है। तो तारबास बंधाई जुगाड़ के द्वारा अगर आप इसकी खेती करेंगे तो मंडी भाव भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि फल की क्वालिटी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी, उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अगर आप बारिश के दिनों में इसकी खेती कर रहे हैं तो तारबास बंधाई के द्वारा आप इसकी खेती करें, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और तभी उत्पादन की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। लेकिन जो किसान भाई जमीन पे इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो बेशक आप जमीन पे भी इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन जो जमीन पे प्लांट टिक जाता है, नीचे जो फल जमीन पे टिके रहते हैं, कई बार वो फल भी खराब हो जाते हैं, फल की क्वालिटी खराब हो जाती है और फल फूल भी आपको कम देखने को मिलते हैं। इस वजह से मैं आपको मतलब यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, अगर आप तारबास बंधाई
ढाई जुगाड़ के द्वारा इसकी खेती करेंगे तो उससे ज्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके बताए गए तरीके से स्प्रे शेड्यूल के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी। बताए गए फर्टिगेशन समय समय पे अगर आप करेंगे तो टमाटर की फसल आपको काफी शानदार प्रॉफिट देके जा सकती है। एक अच्छा उत्पादन आपको टमाटर की फसल बाकी सब्जियों से ज्यादा देकर जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।